नोट कीजिएगा। If two lines are parallel, if two lines are parallel to each other, then slope of line 1 must be equal to slope of line 2। अच्छा, जो लाइन 1 है उसके स्लोप को हम m1 बोल देते हैं और लाइन 2 के स्लोप को हम m2 बोल देते हैं। तो m1 is equal to m2। If two lines are parallel to each other, then slope of line 1 is equal to slope of line 2, यानी कि m1 is equal to m2 हम बोल देते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा देखिएगा। दूसरा एक ये वही चीज़ है जो आपने 11th में करा था, लेकिन नोट करके दोबारा नोट करिएगा। देखिएगा, if two lines are perpendicular to each other, if two lines are perpendicular to each other, then slope of line 1 multiplied by slope of line 2 is equal to -1। मैंने पहली लाइन के स्लोप को अगर m1 बोल दिया और दूसरी लाइन के स्लोप को m2 बोल दिया तो m1 × m2 is equal to -1। ये फंडामेंटल को याद रखने हैं कि जब भी कभी हम टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स की बात करेंगे तो हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़कर मेरे को ये चीज़ समझ में आई। तो जरा एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 272। पेज नंबर 272, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में है फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x minus 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्व क्या दे रखा है? y is equal to x minus 2 का होल स्क्वायर, ये आपको कर्व दे रखा है। फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड joining the points 2, 0 and 4, 4। तो हम क्या करेंगे कि जैसे कर्व दे रखा है ना y is equal to x minus 2 का होल स्क्वायर, तो आपकी मर्जी है आप क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन में रफ में कहीं पर रफ में आप एक कर्व बना लेना। ठीक है, मुझे अलग अलग तरीके के कर्व्स दे रखे होंगे, एग्जैक्ट फिगर क्या बनेगी वो ना मुझे पता है ना आपको पता है। तो आप क्या करना, अपनी सहूलियत के लिए आप कहीं पर रफ में एक कर्व बना लेना। तो जो कर्व दे रखा है वो क्या है, y is equal to x minus 2 का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या करा, मैंने ऐसे ही रफ में कहीं पर एक कर्व बना लिया और इसको कर्व की इक्वेशन ये दे रखी है y is equal to x minus 2 का होल स्क्वायर। ये मैंने कर्व बना लिया। अब इस कर्व के इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ऐसे। समझने के लिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने के लिए ये क्वेश्चन में हमसे वो पूछना क्या चाहते हैं, तो वो समझने के लिए मैंने कर्व बना लिया। कर्व क्या है, y is equal to x minus 2 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये क्या चीज़ होगी, ये होगी टेंजेंट। इस पर मैंने टेंजेंट डाला किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x minus 2 का होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट। इस पर कोई एक पॉइंट है जिस पर मैंने टेंजेंट ड्रॉप करा। ये टेंजेंट जो है ये पैरेलल है टू अ कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, 0 एंड 4, 4 विच इज पैरेलल टू द कॉर्ड। अच्छा, कॉर्ड जो होती है वो क्या होती है, जैसे मान लीजिए हमने किसी कर्व की बात करी, कोई भी कर्व है, मान लीजिए सर्कल भी तो एक कर्व ही है, क्लोज्ड कर्व ही है। तो बेटा कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो इधर भी इसको टच करती है, इधर भी इसको टच करती है, इसको कॉर्ड बोल देते हैं। तो ये जो कर्व है इसकी कॉर्ड आपने बोल दी ये, हमने इसकी कॉर्ड बोल दी ये कॉर्ड किस किस पॉइंट से होकर गुजर रही है, ये कॉर्ड जो है ये है 2, 0 और 4, 4।
2,0 और 4,4। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं बताओ? ये जो टेंजेंट है ये इस कॉर्ड के पैरेलल है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको P बोल दीजिए, इसको बोल दीजिए आप x1, y1। इसको हमने x1, y1 बोल दिया। अब मैं क्या करूँगा कि मैं निकालूंगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो टेंजेंट किसी कर्व पर ही तो गिरेगा, तो जो कर्व की इक्वेशन है उसका dy बाई dx कर दो, वो उसका स्लोप आ जाता है। हम ये लिखेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाई dx। तो y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, मतलब dy बाई dx ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर, dy बाई dx ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो x का होल स्क्वायर मानकर चलिए, इसको x माइनस 2 का होल स्क्वायर ना मानिए, इसको x का होल स्क्वायर मानकर चलिए। तो x के होल स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है? 2x। मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 इंटू एक्स माइनस 2। भाई x नहीं है यहाँ पर, x माइनस 2 है, तो मैंने 2x ना लिखकर 2 इंटू एक्स माइनस 2 लिख दिया। फिर x माइनस 2 को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब dy बाई dx ऑफ x माइनस 2 करेंगे। इसको एक्सपेंड करो, ये हो गया बेटा 2x माइनस 4 और dy बाई dx ऑफ x। जब x का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 अकेला है, उसका डिफरेंशियल करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये हो गया 2x माइनस 4। ये बता दीजिए ये समझिए कि नहीं, ये टेंजेंट का स्लोप आ गया 2x माइनस 4। ये क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कहूँगा कि जब ये स्लोप है, ये इस टेंजेंट का स्लोप है, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है x1, y1 से। तो हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे सर वैसे जो हमने यहाँ पे थर्ड डाली इक्वेशन 2 और ब्रैकेट में x माइनस 2 और फिर d/dx के बगल में फिर से हमने x माइनस 2 को लिखा, मतलब दोबारा से। बिल्कुल, मैं बताता हूँ। हम ना एक्सप्रेशन देखते हैं कि एक्सप्रेशन क्या दे रखा है। हमको दे रखा है बेटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर दे रखा है। तो अगर सिर्फ x का स्क्वायर होता, अगर सिर्फ x का स्क्वायर, देखिए इसको ना चेन रूल बोलते हैं। अगर मान लीजिए सिर्फ x स्क्वायर होता, तो इसका dy बाई dx अगर मैं करता तो मैं ऐसे करता, dy बाई dx ऑफ x स्क्वायर अगर हम करते तो x स्क्वायर का तो हो जाता 2 इंटू एक्स। तो पहले मैंने पावर को सिंप्लीफाई करा, मतलब मैंने पावर का डिफरेंशियल लगाया, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। पावर मतलब एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करा, तो वो बन गया 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2x। फिर उसके बाद जो अंदर है x, फिर इसको भी फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। जब x को x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा वो आ जाएगा 1। तो इसलिए इसको सीधा 2x लिख देते हैं। यहाँ पर x का स्क्वायर नहीं था, यहाँ पर था x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर। तो मैंने x माइनस 2 के स्क्वायर में पहले पावर वाला, जब पावर वाला जो डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है, ये x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। तो इसी तरह से x की पावर 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 मतलब 2x। तो इसी तरह से x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2 इंटू एक्स माइनस 2। लेकिन फिर जैसे इसको x को फर्दर डिफरेंशिएट करा था, अब क्योंकि x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 1 ही आता है, तो उसको हम कॉमनली लिखते नहीं हैं, उसको हम जनरली लिखते नहीं हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इसी तरीके से, लेकिन कायदे से लिखना चाहिए। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो उसका डिफरेंशियल तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 हो गया। तो ये तो पावर वाले फंक्शन का हुआ। फिर अंदर एक एल्जेब्रिक फंक्शन दे रखा है x माइनस 2, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। तो जितने फंक्शन हो उनको सबको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते हैं, यही है चेन रूल। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूँ। ये मेरे पास आ गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट 2x माइनस 4। ठीक है। तो स्लोप किसी पॉइंट पर ही तो होता है भाई, टेंजेंट जो है वो किसी पॉइंट पर ही तो पड़ेगा। तो मैं निकालूंगा dy बाई dx, therefore dy by dx at x1, y1। ये ऐसे लिखते हैं, लाइन बना देते हैं, तो सीधी लाइन, और यहाँ लिख देते हैं x1, y1। इसका मतलब क्या है
कि आपको dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई है उसमें x की जगह x1 सब्स्टिट्यूट कर देना, y की जगह y1 सब्स्टिट्यूट कर देना। तो y वाला टर्म तो इसमें है नहीं, केवल x है, तो ये क्या हो गया 2x1 माइनस 4। ठीक है, तो ये इस वाली लाइन का टेंजेंट भी तो एक लाइन है, ये इस वाली लाइन का स्लोप हो गया इज इक्वल टू m1, ये इस वाली लाइन का स्लोप हो गया। एक मिनट वेट करिए प्लीज। अब देखिएगा, मैं ये बीच वाला पोर्शन हटा रहा हूँ। तो ये मेरे पास m1 हो गया। अब इसी तरीके से आप ये देखिए, ये इन्होंने बोला कि ये इस कॉर्ड के पैरेलल है, तो मैं ये कहूँगा स्लोप ऑफ द कॉर्ड, इस कॉर्ड का स्लोप निकाल दो। जो कॉर्ड है ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू, जब दो पॉइंट्स दे रखे होते हैं तो उसका स्लोप कैसे निकलता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये करके स्लोप निकल जाता है। ठीक है, तो y2 माइनस y1, इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, तो y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2। ठीक है बेटा, साइड में लिख लेना अगर याद ना हो तो, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हमने इसको x1 y1 माना और इसको x2 y2 माना, आपकी मर्जी, आप उल्टा भी मान सकते हो, स्लोप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, स्लोप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगा। तो क्या करा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2, तो 4 अपॉन 2 बन गया 2 2 4 इज इक्वल टू 2। ये हमारी दूसरी लाइन है, इसके स्लोप को मैंने मान लिया बेटा m2, इसके स्लोप को मैंने m2 मान लिया, जैसे उसके स्लोप को m1 माना था तो इसके स्लोप को m2 मान लिया। ये मैं पहले से सोचकर चल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे दे रखा है कि जो टेंजेंट है वो इस कॉर्ड के पैरेलल है। जब कोई भी टेंजेंट कॉर्ड के पैरेलल है तो टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन है, कॉर्ड भी एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो दोनों के स्लोप इक्वल हो गए, m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड, टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड, देयरफॉर m1 इज इक्वल टू m2। बेटा m1 देखिए क्या है, 2x1 माइनस 4 इज इक्वल टू m2 कितना है, m2 है 2 हो गया, माइनस 4 को उधर लेकर जाओ, 2x1 इज इक्वल टू 2 प्लस 4, 2x1 इज इक्वल टू 6, 2 3 जा 6, x1 इज इक्वल टू 3, x1 की वैल्यू 3 आ गई। अब हम ये कहेंगे कि सिंस दिस पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, since this point x1 lies on the curve, since this point P x1 comma y1 lies on the given curve, therefore y is equal to x minus 2 का whole square implies that
y1 इज इक्वल टू x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 कितना निकला बेटा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर, तो y1 इज इक्वल टू 1 हो गया। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट इज Therefore, the required point is x1, y1 मतलब 3, 1। बताइए समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ऐसा वाला अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो जनरली आप फंसोगे नहीं कभी भी। आप ये याद रखना कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए फिगर जरूर बना लेना। आप साइड में रफ में फिगर बनाओ, जो भी आपको कर्व दे रखा है उसको आड़ा टेढ़ा कैसा भी बनाओ, आप बस एक कर्व शेप बना दो बस। ठीक है, तो वो कर्व शेप हमने बना दी y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। कर्व चाहे सर्कल का हो, कर्व चाहे किसी भी कर्व, वो सॉरी कॉर्ड जो है वो चाहे सर्कल का हो या किसी कर्व का हो। कॉर्ड क्या होती है कि कर्व के कोई भी 2 पॉइंट्स हैं उनको आपने एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, तो वो कहलाती है कॉर्ड। तो कॉर्ड भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो उसके 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो वहाँ से बेटा मैंने स्लोप निकाल दिया। ये साइड में आप नोट करते चलना, 11th की जो चीज़ बीच बीच में आती जाएगी मैं आपको नोट करवाता रहूँगा। तो ये आपका स्लोप निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो उसके बाद इसका स्लोप निकालने का तरीका सीधा होता है, टेंजेंट का स्लोप निकालने का dy बाई डी कर देना, डिफरेंशिएट कर देना। ठीक, फिर जो पॉइंट पूछा है वो पॉइंट ऑब्वियस सी बात है, टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कर्व को एक पॉइंट पर टच करेगी। उस पॉइंट को मैंने x1, y1 मान लिया। ठीक है, फिर dy बाई डी निकालने के बाद उसको हम x1, y1 पर निकालेंगे। जो भी हम टेंजेंट निकालते हैं वो उस पॉइंट पर निकालते हैं टेंजेंट, तो इसलिए जो भी dy बाई डी आएगा उसमें ये पॉइंट, हम पॉइंट की वैल्यू डाल देंगे। यहाँ ये पॉइंट निकालना था, ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये पॉइंट दे रखा होता है कि टेंजेंट एट 2, 3, टेंजेंट एट 1, 4, ऐसे पॉइंट्स दे रखे होते हैं। तो अगर डिफरेंशियल में y वाली टर्म तो है ही नहीं, सिर्फ x वाली टर्म है, तो x की जगह x1 डाल दिया। तो ये हमारा 2x1 माइनस 4, ये हमारा टेंजेंट जो कि खुद एक स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप आ गया m1। फिर जब ये एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है जिसके 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके इसका स्लोप आ गया, उसको मैंने बोल दिया m2। क्योंकि दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनके स्लोप इक्वल हो गए, m1 इज इक्वल टू m2। m1 इज इक्वल टू m2 करा तो x1 की वैल्यू 3 आ गई। फिर क्योंकि ये पॉइंट आपका इस कर्व पर लाई कर रहा है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ x की जगह x1 डाल दिया, तो y की जगह y1 डालोगे तो y1 की वैल्यू आ जाएगी। x1, y1 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट 3, 1। समझ गए? चलो आगे। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में बोल रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व रूट x प्लस रूट y इज इक्वल टू 4 एट विच द टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। एट विच द टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है बताता हूँ। एक कर्व दे रखा है, फिर वही काम करूँगा। हमने मान लिया ऐसे है कोई कर्व, ठीक, और इस कर्व के इस पॉइंट पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ऐसे। ये कर्व है। अच्छा, कर्व क्या दे रखा है? कर्व की इक्वेशन दे रखी है बेटा, रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 4। रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 4। ये इस कर्व की इक्वेशन दे रखी है। तो इस पर जो टेंजेंट ड्रॉप करा किसी एक पॉइंट पर करा, तो वो पॉइंट अभी देखेंगे क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अच्छा, वो पॉइंट के ही कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं। चलिए भाई ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने उसको x1, y1 मान लिया। तो उन्होंने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। तो ये आपने इसको लंबा खींचा और लंबा खींचा। लंबा खींचने के बाद में आपने ना यहाँ पर ऐसे y डैश x डैश ये आपने बना दिया। इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस का मतलब यह है कि ये टेंजेंट x एक्सिस के साथ अगर एंगल थीटा बना रहा है तो बेटा y एक्सिस के साथ भी एंगल थीटा ही बनाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात दोबारा बताता हूँ।
कि यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एट विच द टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या है कि टेंजेंट तो इस कर्व पर बन गया, फिर इस टेंजेंट को मैं सीधा सीधा खींच कर लेकर आ गया ऐसे, ठीक है। मैं नीचे से मिटा रहा हूँ इसको, मैंने अभी ये डायग्राम बनाया है, शायद समझ में नहीं आ रहा, दोबारा बनाता हूँ। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है सेम एंगल बनाना, ठीक। तो क्या करेंगे, इसको लाइन को थोड़ा नीचे खींच लिया ऐसे, फिर मैं कहूँगा कि मैं यहाँ पर कहीं पर भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना देता हूँ। तो मैंने ऐसे एक्स एक्सिस बना दी और ऐसे मैंने वाई एक्सिस बना दी, कहीं भी बनाओ कैसे भी बनाओ, ठीक है। ये वाई वाई और ये वाई डैश, नीचे वाई डैश है, वाई डैश दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको बोर्ड पर, ये एक्स और ये एक्स डैश, समझ रहे हैं ना। हमारा क्वेश्चन तो बेटा ये है कि ये कर्व है, कर्व की इक्वेशन ये दे रखी है, उस पर कोई एक पॉइंट है x1 y1, जो वो पूछ रहे हैं कि वो पॉइंट बताइए क्या है। फिर जब टेंजेंट उस पॉइंट पर डाला जाए तो दैट टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, मतलब अगर ये x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो बेटा इसी पॉइंट पर अगर मैं y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूँ, मतलब अगर y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूँ तो मतलब y एक्सिस ही ड्रॉ कर दिया मैंने एक तरह से, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब सुनिएगा, ये कोई भी टेंजेंट या कोई भी दुनिया की स्ट्रेट लाइन वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ अगर सेम एंगल बनाती है तो वो सेम एंगल केवल एक होता है 45 डिग्री। अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ सेम एंगल बन रहा है तो वो क्या हो सकता है, 45 डिग्री तो हो सकता है, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। और सेम एंगल बने, अगर इक्वल एंगल बने तो इक्वल एंगल मतलब बाइसेक्टर ही तो हो गया, 45 45। समझ गए कि नहीं, बताइए। ठीक है। और एक चीज और होती है स्लोप की, वो ये है कि स्लोप को हम tan थीटा बोलते हैं, स्लोप को हम tan थीटा भी बोल देते हैं, ठीक है। तो जो tan थीटा, एक्चुअली tan जो है वो टेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म है, जो हम टेंजेंट बना रहे हैं ना, ये जो टेंजेंट बना रहे हैं इसी की शॉर्ट फॉर्म tan है। तो अब जब वो इक्वली इंक्लाइंड है तो वो इक्वल इंक्लिनेशन कितना होगा, 45 डिग्री। तो स्लोप कितना हो गया, tan 45, tan 45 1 होता है, ठीक है। tan 45 इज 1। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, ये चीज़ आपके लिए नहीं होगी क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री करी नहीं है, लेकिन उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा है। इनको ये इंक्लिनेशन वाला क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए था। इंक्लिनेशन का मतलब यहाँ पर एंगल इन्वॉल्व है, एंगल इन्वॉल्व है तो ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, पूछना नहीं चाहिए था पर पूछ लिया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इधर कर रहा हूँ इसको आगे। अब देखिएगा कि आप अपनी नोटबुक में नोट करते चलिएगा। जैसे आपने एक चीज़ तो नोट करी कि जब किसी कर्व पर टेंजेंट में ड्रॉप करता हूँ तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, dy/dx। एक चीज़ तो ये नोट कर लें। अगर कोई स्ट्रेट लाइन दे रखी है, दो पॉइंट से होकर गुजर रही है, x1 y1 और x2 y2, तो उसका स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक तीसरी चीज़ भी नोट करिए कि स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, स्टार मार्क कर लेना इस पर। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, इस पर स्टार मार्क क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस से थोड़ी सी ऊपर की चीज़ है ये, ठीक है। तो इसको याद रखना, मुश्किल कुछ भी नहीं है। आपसे ये क्या पूछ रहे हैं कि यहाँ पर आप लिखिएगा कि सिंस टेंजेंट इज इंक्लाइंड इक्वली टू द एक्सिस। एक्सिस क्या होता है, एक्सिस की प्लूरल फॉर्म एक्सिस होती है, ठीक है। इज इंक्लाइंड इक्वली टू द एक्सिस, देयरफॉर थीटा is equal to 45 degree, therefore slope is equal to क्या होता है, tan थीटा। तो tan 45 डिग्री, तो slope is equal to कितना हो गया बेटा, 1। बस ये याद रखना, टेंजेंट का स्लोप आपका 1 हो गया। अब मैं आगे चलूँगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने एक चीज़ बता दी है
कभी कभी कोई क्वेश्चन हो सकता है अटक जाए। ML अग्रवाल में वैसे इस चीज़ का ध्यान रखा है इन्होंने कि कोई आउट ऑफ सिलेबस ना हो चीज़, लेकिन ये वाली जो चीज़ है थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस चली गई। और आप कोई बात नहीं, आप ये चीज़ याद रखना कि अगर मेरे को बाई चांस एंगल दे रखा है तो आप ये देख लेना कि tan 45 मतलब हमारा 1 होता है, ठीक है। tan 45 1 है तो स्लोप की वैल्यू 1 आ गई। तो टेंजेंट जो ये है इसका स्लोप इन्होंने 1 दे दिया, लेकिन मैं अपने तरीके से निकालूंगा। इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, यहाँ लिख देना स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट ही है ना जो 45 इक्वल एंगल बना रहा है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 आ रहा है। बट गिवन कर्व इज √x plus √y is equal to 4, √x plus √y is equal to 4। हमको ये कर्व दे रखा है, तो बेटा मैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का दूसरा तरीका जानता हूँ, मैं तो जानता हूँ dy/dx, तो ठीक है ना। एंगल के हिसाब से निकाला, स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 आ गया, और dy/dx के हिसाब से निकालेंगे तो कुछ आएगा स्लोप, दोनों को इक्वल रख देंगे, क्योंकि अब जब मैं स्लोप निकालूंगा वो भी इस टेंजेंट का निकलेगा और भी इस टेंजेंट का स्लोप निकलेगा। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है शिवांशी, समझ रहे हैं? ठीक है, नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लेना, बता दूंगा। देखिए √x जो होता है, √x का डायरेक्ट डिफरेंशियल हम याद रखते हैं क्या होता है, 1/2 √x। √x का डायरेक्ट डिफरेंशियल 1/2 √x। तो √x भी एक तरह से क्या है, x की पावर ही तो है, x की पावर 1/2। ठीक है, मैं बिल्कुल उसी तरीके से बताऊंगा जैसे मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया है। हम जानते हैं कि x की पावर में अगर कुछ भी है तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया हमको। x की पावर में अगर कुछ भी है तो दैट इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो x की पावर में अब है √2, तो पहले इस पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो जरा देखो, ये हो गया 1/2 इंटू x की पावर 1/2 -1। ये तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, पावर वाला फंक्शन लगाया, n x की पावर n -1। फिर x को डिफरेंशिएट करेंगे कैसे, d/dx ऑफ x, d/dx ऑफ x। तो आप ये देखिए ये क्या हो गया 1/2, और x की पावर में 1/2 -1 क्या हो जाएगा, -1/2। और d/dx ऑफ x यानी कि dx/dx, तो dx से dx कट गया, ये तो 1 हो गया। और x की पावर -1/2 को नीचे ले आओगे बेटा तो क्या बन जाएगा, x की पावर प्लस का 1/2, x की पावर प्लस का 1/2। x की पावर प्लस 1/2 का मतलब क्या है, √x। तो इसलिए मैं सीधा सीधा कहता हूँ कि अगर रूट है, अगर √x है तो उसका डिफरेंशियल होता है 1/2 √x। तो लिखो यहाँ पर √x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/2 √x। लेकिन 1/2 √x वाली चीज़ तो इधर है, लेकिन साइड में dx/dx भी तो था, तो यहाँ लिख दो dx/dx प्लस √y है, तो √y का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, पहले रूट को करना यानी कि पावर को करना, तो 1/2 √y। फिर y को करेंगे तो y क्या हो जाएगा बेटा, dy/dx। और 4 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल इज ऑलवेज 0। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं बताओ? हर्षित और शिवांशी दोनों बता दीजिए, क्लियर है? ठीक है, ये हो गया dx/dx और ये हो गया dy/dx। सीधी बात है भाई, d/dx ऑफ x करा था तो फिर d/dx ऑफ y भी तो करूँगा। अब यहाँ तो भाई dx और dx है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, हो गया कैंसिल। ठीक, तो इसको इधर ही छोड़ो, 1/2 √y इंटू dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ है 1/2 √x, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, -1/2 √x। ठीक है बेटा, अब आप देखिए इधर भी 2 है डिनोमिनेटर में, इधर भी 2 है, कैंसिल आउट हो गया। इस √y को ये डिनोमिनेटर में, इधर जाकर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो dy/dx इज इक्वल टू -√y अपॉन
रूट एक्स माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स। ठीक है, ये करने के बाद में इसको मैंने कह दिया कि dy बाई डी एक्स, सर हम रूट को रूट से तो काट सकते हैं ना 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 रूट से रूट नहीं करता बेटा। आप सोचो अगर ऊपर वाई स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर लिखा होता तो मैं वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को वाई अपॉन एक्स थोड़ी कह दूंगा। समझ गया मेरी बात? ठीक है, तो रूट से रूट नहीं कटता। अगर आपको ये लगता है कि इधर रूट है तो वो कटेगा नहीं, उसको ख़त्म करने के लिए होल स्क्वायर करा जाता है। तो अगर मैं इधर होल स्क्वायर कर दूंगा तो रूट वाई का होल स्क्वायर तो वाई बन जाएगा, इधर रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स बन जाएगा, लेकिन फिर डी वाई बाई डी एक्स का भी तो होल स्क्वायर हो जाएगा। मुझे डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई है? क्लियर है? यस सर। रूट से रूट नहीं कटता। ठीक, चलिए अब डी वाई बाई डी एक्स है, इसको कहाँ निकालेंगे हम? पॉइंट x1 कॉमा y1। ठीक है, x1 कॉमा y1। आपको दोनों को बच्चों को मैं बता रहा हूँ। देखिए जैसे अभी आपने पूछा रूट से रूट कट जाता है, कोई भी ऐसी छोटी से छोटी चीज़ हो गई, हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, बेफिक्र होकर पूछिए। ठीक है, जो भी डाउट होगा मैं डेफिनेटली बताऊँगा। ठीक है, लेकिन हिचकना मत पूछना। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ x1 कॉमा y1 जब यहाँ निकालेंगे, टेंजेंट जो भी डी वाई बाई डी एक्स निकाला जाता है वो एक पॉइंट पर निकाला जाता है। तो अब x की जगह x1 डालो, y की जगह y1 डालो, अंडर रूट y1 अपॉन अंडर रूट x1। जब ऊपर भी रूट और नीचे भी रूट है तो टोटल एक कंबाइंड रूट लिख सकता हूँ मैं। कंबाइंड मतलब एक सिंगल रूट अपॉन रूट में लिख सकता हूँ y1 अपॉन x1। वो लिख सकता हूँ, पर कोई बात नहीं, ऐसे लिख दो, ये भी ठीक है वो भी ठीक है। अभी देखिएगा अब ये डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया बेटा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। देखो इक्वेट 1 और 2 क्योंकि दोनों टेंजेंट ही तो हैं। इक्वेट 1 और 2 तो ये क्या हो गया? माइनस अंडर रूट y1 अपॉन अंडर रूट x1 इज इक्वल टू 1। अब क्या करिए? अब कर दो बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब इधर रूट वाले का स्क्वायर करेंगे तो रूट y1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? y1। रूट x1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? x1। और नेगेटिव का स्क्वायर तो वैसे ही पॉजिटिव हो जाता है। और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। अब इसको इधर ले जाओ तो y1 इज इक्वल टू x1 आ गया। y1 इज इक्वल टू x1 आ गया। इसको बोल दीजिए अब इक्वेशन नंबर 3। 1 थी, 2 थी और 3 थी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हम ये कहेंगे कि जब मेरे पास y1 और x1, ये y1 और x1 दोनों इक्वल आ गए, तो हम ये कहेंगे कि y1 और x1 इस कर्व पर लाई करते हैं तो इट विल सेटिस्फाई दिस कर्व्स इक्वेशन। लिखिए since x1 comma y1 both lies on the given curve, therefore under root x1 plus under root y1 is equal to 4। अंडर रूट x1 को तो बेटा अंडर रूट x1 ही लिखा रहने दो, और y1 क्योंकि x1 के इक्वल है तो लिख दो x1, y1 की जगह x1 लिख दो। रूट x1 प्लस रूट x1 क्या हो गया? 2 रूट x1 इज इक्वल टू 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। रूट x1 इज इक्वल टू 2, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो रूट x1 का स्क्वायर तो x1 हो गया और 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 हो गया, which implies that y1 is also equal to 4। मेरी बात समझ में आ गई? बताओ, जब x1 की वैल्यू 4 आ गई तो y1 और x1 तो दोनों वैसे ही इक्वल हैं, तो y1 की वैल्यू भी 4 आ गई। Therefore required point is 4,4। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो बेटा आज इतना कर लीजिए, बाकी और एक दो एग्जांपल्स आगे के ट्राई करिए, हो जाता है बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं करवाऊंगा आपको। लेकिन सर ये वाला जो क्वेश्चन था ये मेरे एग्जाम में भी आता है 3 मार्क्स का। हाँ, तो ये जो है ना इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, इनमें थोड़ा सा हमको ये पुराना कॉन्सेप्ट भी याद रखना पड़ेगा।
ठीक है, जो 11th क्लास में था। ठीक, तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के जो मैं यहाँ पर क्वेश्चंस देख रहा हूँ ना, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे स्ट्रक्चर के दे रखे हैं और 15-18 एग्जाम्पल हैं इसमें। कौन सा एग्जाम्पल कर रहे हैं, दूसरा तीसरा? हाँ, तो एग्जाम्पल्स, हाँ तो एग्जाम्पल्स जो हैं आप ये देख लीजिए, तीसरा अभी करा है, 4-5 एग्जाम्पल्स और हो जाएंगे ना, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाएगी। ये वाला क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए जी मैं करवाता हूँ, फिर आगे भी करवाता हूँ। और कल आपकी क्लास है ना, चलिए मैं मैसेज कर दूंगा कि आपको रेगुलर क्लास में कल आना है या नहीं आना, वो मैं मैसेज कर दूंगा। ठीक है, देख लेना आप। दोनों पर कर दूंगा बेटा, दोनों पर कर दूंगा। ठीक है, चलिए फिर, ओके ओके।